नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज बात करेंगे नफरत के उस पोस्ट की जो लोगों को फिर मंदिर मस्जिद विवाद में उलझाने के लिए किया गया है। यह पोस्ट किया है शर्जील उस्मानी ने। यह वही उस्मानी है जो एएमयू हिंसा मामले में जमानत पर बाहर है। उधर एनआईए की ताजा जांच में आईएसआईएस के नफरत प्लान का खुलासा भी हुआ, जिसमें आईएसआईएस भारत के कई राज्यों के युवाओं को इस्लामिक कट्टरपंथ के नाम पर भड़का रहा है। इस बात की तरफ शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने भी इशारा किया है। साथ ही कांग्रेस और ओवैसी को निशाने पर भी लिया है। तो यूपी आज यही उत्तर मांगता है कि भड़काऊ भाषण के पीछे किसका हाथ है। सवाल पूछेंगे, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर पर सुप्रीम फैसले के बाद मंदिर बनने का रास्ता साफ हो चुका है, लेकिन कुछ नापाक इरादे मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को अब भी बांट रहे हैं। शर्जील उस्मानी, ये वो नाम है जो एक बार फिर नफरत की आग भड़काने की कोशिश कर रहा है। यही वो पोस्ट है जिसमें शर्जील उस्मानी ने बाबरी मस्जिद को फिर बनाने की भड़काऊ बात लिखी है। लेकिन बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी से नौसिखियों की सियासत बता रहे हैं। हमें तो यही लगता है कि अब जो है नए नए लोग नई राजनीति करने के लिए बाबरी मस्जिद बनाना है और हिंदू मुसलमान की बात करना है, जात धर्म की बात करना है। इस तरीके से हिंदू मुस्लिम विवाद और अयोध्या की बात लोग अब तो जो है ना करें, भूल जाएं तो अच्छा है। इकबाल अंसारी ने इसे राजनीति बताया तो वसीम रिजवी ने कहा कि और भी मस्जिदें हैं जिन्हें मंदिर तोड़कर बनाया गया, उन सभी को हिंदुओं को दिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस और ओवैसी को निशाने पर लेकर आईसिस की साजिश की तरफ भी इशारा किया। कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी टाइप के लोग हिंदुस्तान में हर नौजवान लड़के को आईएसआईएस जैसी मानसिकता रखने वाला बनाना चाहते हैं। काशी मथुरा समेत 9 ऐसी मस्जिदें हैं जो मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हैं, उन्हें भी हिंदुओं को वापस किया जाना बहुत जरूरी है। वसीम रिजवी ने आईसिस के उस मॉड्यूल का जिक्र किया जिसे बाकायदा संसद में बताया गया है कि आईसिस भारत के युवाओं को बरगलाने की कोशिश में जुटा है। वहीं बुधवार को संसद में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि कई राज्यों में कई छोटे ग्रुप्स पर सुरक्षा एजेंसीज की नजर है। शर्जील के ऊपर सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और निश्चित रूप से जो जमानत का दुरुपयोग कर रहा है शर्जील उस्मानी, न्यायालय भी इसके ऊपर विचार करेगी। एक तरफ भड़काऊ पोस्ट किए जा रहे हैं, दूसरी ओर आईसिस की नापाक नजर भारत के युवाओं पर है। तो सवाल यह कि क्या आईसिस मंदिर मस्जिद के नाम पर नफरत का प्लान चला रहा है? सवाल यह भी कि इस साजिश में शर्जील जैसे लोगों पर भी क्या आईसिस की नजर है? इन सब के बीच सुरक्षा एजेंसीज इन नापाक इरादों पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं अयोध्या के संतों ने शर्जील उस्मानी के बयान पर बेहद नाराजगी जाहिर की। तपस्वी छावनी के महंत स्वामी परमहंस दास आचार्य ने शर्जील के बयान को भड़काने वाला बताया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है देश में, किसी बात से घबराने की जरूरत नहीं है। ये जरूर है कि जो देश विरोधी अराजक तत्व हैं इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जहां कहीं भी इस तरह के अराजक तत्व दिखाई पड़े उनको जो है तत्काल उनको दंडित किया जाना चाहिए कि जिससे वो दूसरे को भड़का न सके और देश में अमन चैन शांति कायम रहे। सीधे रुख करेंगे तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वसीम रिजवी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व चेयरमैन रहे हैं शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के। अशोक सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संघ विचारक हैं। मनीष शुक्ला साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और मोहम्मद रफीक वारसी, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, ये चेयरमैन भी हैं अंजुमन गुंचाए इस्लाम के। और अनिल श्रीवास्तव, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। सबसे पहले मैं मोहम्मद रफीक वारसी आपके पास आ रहा हूं। आप तो खुद इस्लामिक स्कॉलर हैं, जब ऐसे भड़काऊ पोस्ट किए जाते हैं तो क्या समझा जाए इसका मतलब? क्या इनको बाहर से इस तरीके से पोस्ट करने के लिए बरगलाया जा रहा है? आप क्या कहेंगे इस पोस्ट पर? नहीं, इनकी बात को न तो अहमियत देने की जरूरत है, न इसकी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करने की जरूरत है। जितना
जो उनकी औकात है, जो हैसियत, उनको उस हैसियत में रहने दीजिए। लेकिन ये जो लोग इसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके उनको अहमियत दे रहे हैं, इसी नाते ये ज्यादा ये चीजें तूल पकड़ती हैं। जो चीज हुआ है, कोर्ट ने जो फैसला किया है, उस हिसाब से जो लोग कर रहे हैं उनको करने दीजिए। और इतना बड़ा मुल्क है, इसमें पता नहीं कौन क्या बोल रहा है, किसी की छोटी सी बात को उसको क्यों बात का बतंगड़ हम बनाते हैं। हम लोग, हमारे लोग, हमारी कम्युनिटी के लोग, यहाँ का मुसलमान हिंदुओं के साथ, भाइयों के साथ मिलजुल करके रह रहा है, रहना चाहता है। बिल्कुल मोहम्मद रफीक, आप ठीक कह रहे हैं। मोहम्मद रफीक साहब, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस बात को हम इसलिए उठाते हैं क्योंकि हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंसा हुई और उस हिंसा में शर्जील उस्मानी जैसे लोगों ने बरगलाया और फिर वहां पर हिंसा हुई। इस मामले को लेकर गिरफ्तारी भी हुई और ये जमानत पर बाहर है, तो फिर इस तरीके से क्यों किया जा रहा है? देखिए साहब, मेरी बात सुनिए। देखिए, ऐसा है कि अगर बात कर रहे हैं तो फिर इंसाफ की तराजू पे बात कीजिए। शर्जील अगर भड़काते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर दिल्ली में अनुराग ठाकुर और कपिल शर्मा भड़काते हैं खुल्लम खुल्ला, तो गवर्नमेंट को उसका भी संज्ञान लेना चाहिए। दोहरी राजनीति नहीं करना चाहिए, ये दोगली नीति है। हम सब देशवासी एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। इसको सिर्फ ये थोड़ी की दोरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। ये कौन सा, चाहे वो शर्जील हो, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे वो कोई भी हो, महात्मा गांधी के पुतले के ऊपर गोली मारी जाती है, कुछ नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं, शर्जील हो या कोई भी हो। मैं वही कहना चाहता हूं, ये टारगेट क्यों आपने बात की है, इस पर वसीम रिजवी साहब को मैं चर्चा में लाना चाहता हूं। आप कह रहे हैं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। वसीम रिजवी साहब, आपका कहना है कि उन मुसलमानों को आईएसआईएस टारगेट करने की कोशिश में है जो लगता है कि वो भारत के संप्रभुता पर आक्रमण कर सकें, इसलिए आईएसआईएस उनको लेकर एक प्लान भी बना रहा है। क्या ऐसे ही लोग उनके निशाने पर हैं? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये आतंकी जो मुद्दा है, आतंकवाद से जुड़ा, ये पूरी दुनिया का है और आईएसआईएस एक ऐसी संगठन है आतंकी जो पूरी दुनिया में एक्टिव है। हिंदुस्तान में भी वो इन्हीं तरह के छोटे छोटे लोगों को, देखिए वो फौज लेकर सीरिया में जिस तरह से दाखिल हुए, वो हिंदुस्तान में तो दाखिल नहीं हो सकते ना। तो वो छोटे छोटे जो संगठन हैं, जो छोटे छोटे मदरसे हैं, जिनको पैसों की जरूरत है, उनको पैसों की मदद देकर छोटे छोटे संगठनों को धार्मिक भावनाओं में भड़का पड़े हो। वसीम, सिर्फ मदरसे के पीछे मत पड़ो भाई। अरे क्यों मदरसे के पीछे पड़े हो? जो गलत कर रहा है उसको गलत की सजा मिलनी चाहिए, सिर्फ मदरसे। बोला नहीं वसीम रिजवी साहब, वो कह रहे हैं कि आप मदरसे के पीछे क्यों पड़े हुए? भाई, अगर ये बोलते रहेंगे, सुनने की क्षमता रखें। जब ये बोल रहे थे तो मैं बोला नहीं था, तो मैं बहस करने के मूड में नहीं, बोलिए, मैं कह रहा हूं, आपको टाइम दे रहा हूं, कहिए आप अपनी बात। आप बोलिए, फिर मैं भी बोलूंगा। बिल्कुल, मैं आपको दूंगा समय रफीक साहब। बोलने के बाद आप बिल्कुल बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि सारे मदरसों को मैंने टारगेट नहीं किया। हाँ, ये बात फैक्ट है। देखिए, सबसे पहले हम लोगों में सबसे कमी ये है कि हम अपने ऊपर, जब हम अपने गरेबान में खुद मुंह झांक कर देखेंगे तब हमको समझ में आएगा कि हमारी कमियां क्या हैं। अगर अपनी कमियों को छुपाने के लिए हम किसी दूसरे को टारगेट करते रहेंगे तो हम कभी नहीं सुधर सकते। ये बात आप साफ समझ लीजिए। हमारे मदरसों में, बहुत जहां मदरसों में इस्तेमाल हुआ है, आतंकी गतिविधियां पाई गई हैं और हो रहा है। इसको बिल्कुल मान लिया जाना चाहिए और इस कमी को कैसे दूर किया जाए, इसके ऊपर विचार हम लोगों को आपस में। आपने कांग्रेस पर भी आरोप लगा दिया। आपने तो कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी को निशाने पर लिया, कहा कि उनकी वजह से ऐसा हो जाता है। हिंदुस्तान में आजादी के बाद सबसे ज्यादा हुकूमत करने वाली कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस ने ही कट्टरपंथी विचारधारा के मुसलमानों को सर पर बिठा रखा है, जिसकी वजह से आज वो इस पूरी तरह से हिंदुस्तान में। मैं अनिल श्रीवास्तव जी आपके पास आ रहा हूं। क्या इसके पीछे आप हैं? वसीम रिजवी साहब लगातार इस बात की ओर इशारा करते हैं। ये वसीम रिजवी साहब जो कह रहे हैं सरासर गलत है। कट्टर हिंदू और कट्टर मुसलमान संगठन और जो ऐसे लोग बोलने वाले हैं, कांग्रेस सबको दंड देने की मांग करती है।
जो लोग ऐसे लोग हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा हैं और बेवजह का बयान देकर हमारे अरे आप सुनिए रिजवी साहब, आप बीच में बोलिए मत, हम अपनी बात कर रहे हैं। एक सेकंड वसीम रिजवी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं अनिल श्रीवास्तव। आप सुनिए, हाँ। मुस्लिम बनाने वाली मिसेस इंदिरा गांधी नहीं जो थी। कहा ना पहले उसको सुनिए। मुस्लिम आप सुनिए, आप भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं आरोप लगाते हैं? जो जिनके नेता लोग जो भाषण देते हैं कट्टरपंथ का बात करते हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? आप उनको बंद करवाने की बात क्यों नहीं करते हैं? और हम उनका कहना है खतरा जो है मुस्लिम कट्टरपंथ से इस वक्त भारत पर, और ये सामने भी आ गया है, उनका कहना ये भी है। नहीं, मुस्लिम कट्टरपंथ से भी एक सेकंड रिजवी साहब, एक सेकंड रुक जाइए। मुस्लिम कट्टरपंथ से, हाँ रिजवी साहब सुनिए पहले। हाँ आप कहिए अनिल जी। बात करते हैं कि जो कट्टरपंथ की बात करे, जो हम एक बात कहते हैं कि जो कट्टरपंथ की बात करे, जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात करे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उसको उसकी जगह जेल में है, उसको बंद करिए, उसको दंड दीजिए। किसी भी सूरत में देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को छूट देने की जरूरत नहीं है, वो चाहे हिंदू हो और चाहे मुसलमान हो। ये लोग केवल वोट के लिए ये एजेंट है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं ये लोग जो बोलते हैं इस तरह की बात, और बाहर से पैसा लेके बोलने से ज्यादा यहाँ पर ऐसे लोग नहीं। तो सवाल तो यही है अनिल श्रीवास्तव जी कि बाहर से पैसा कौन दे रहा है? फिर एनआईए कहती है कि भारत के युवाओं पर नजर है, अलग अलग स्टेट में उनकी गतिविधियां बढ़ गई हैं, वो उन युवाओं पर नजर गड़ाए बैठे हुए हैं जो इस तरह के पोस्ट डालते हैं, इस तरह की गतिविधि में रहते हैं, फिर वो उन्हें बरगलाते हैं। मृदुल जी, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जितना भारत के बाहर से जो लोग आते हैं पैसा पाते हैं, उससे ज्यादा इस देश में भी राजनीति करने के लिए लोग पैसा देके करवाते हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर बाहर से पैसा आ रहा है तो आज शासन में कौन है? किसको रोकने की जिम्मेदारी है? क्यों नहीं रोकते वो? ठीक है, ये हम आपसे कह रहे हैं कि ये शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शर्जील उस्मानी वही है जो इस समय जमानत पर बाहर है। जमानत पर बाहर होने का मतलब ये होता है कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे और कानून बिगड़े। मनीष शुक्ला साहब, यहाँ तो और कानून बिगाड़ना तो छोड़िए, लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। अगर सुनिए, अगर एक सेकंड श्रीवास्तव जी, उसी बात को पूछता हूँ। मृदुल जी, सर्जिल तो फिर उनको फिर जगह उनको जेल में है। अब अनिल जी, अब आप ठीक श्रीवास्तव जी, एक सेकंड सुनिए मेरी बात, कहिए मनीष जी। देश को बर्बाद करने की छूट नहीं देनी चाहिए। देखिए मृदुल जी, सर्जिल उस्मानी का जो ट्वीट है वो आपत्तिजनक और भड़काऊ के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय के सर्वसम्मत से जो फैसला आया था राम मंदिर पर, उस पर उसकी अवमानना भी करता है। साथ साथ जो जमानत उसको मिली है उस जमानत का दुरुपयोग कर रहा है, और वो ऐसा व्यक्ति है, पढ़ता जरूर एएमयू में है लेकिन उसको हिंदुत्व की परिभाषा नहीं पता है। हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, जीवन शैली है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, और उस जीवन शैली और उस जीवन पद्धति को समाप्त करने की बात करता है। एक बात मैं और कहूंगा कि अभी अनिल श्रीवास्तव जी ने कहा कि जो लोग इस तरह के बयान देते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। अभी इसी तरह की बयान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब सर्जिल उस्मानी जब गिरफ्तार हुआ था तो साथ साथ उसी मंच से डॉक्टर कफील भी उसी तरह की बात को कहने के लिए गिरफ्तार हुआ था, जिस पर एनएसए लगा था। और जब वो छूटता है तो श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी का ट्वीट आता है कि हम कफील के साथ हैं। तो जो सर्जिल उस्मानी अगर हमारा एजेंट है, उसी मंच से बोलने वाला कफील भी हमारा एजेंट हो गया, और श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी कफील के साथ हो गई, यानी श्रीमती प्रियंका वाड्रा भी बीजेपी की एजेंट हो गई। सुनिए, अरे अनिल जी ट्वीट है श्रीमती प्रियंका वाड्रा का। कोई ऐसा बयान नहीं दिया था जो कि भड़काऊ हो। नहीं, गलत बात कर रहे हैं। क्या दिया था डॉक्टर कफील ने, क्या कहा था? अच्छा बताइए अनिल जी बताइए डॉक्टर कफील ने क्या कहा था, फिर मैं अशोक जी के पास जाता हूँ।
मृदुल जी मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए प्लीज। हाँ, आप कहिए मनीष जी, फिर मैं आ रहा हूँ अनिल जी, एक सेकंड कहिए। मृदुल जी, तो ये जो दोहरा चरित्र है कांग्रेस का आपके चैनल पे 5 मिनट में उजागर हो गया। देखिए तुरंत आ गए, कपिल ने ऐसा नहीं कहा था, सर्जिल ने वैसा किया था, वो बीजेपी के एजेंट है, ये बीजेपी के एजेंट नहीं है। जब श्रीमती प्रियंका वाड्रा बीजेपी के एजेंट घोषित होने लगी इसी चैनल पे अनिल श्रीवास्तव के बयान के अनुसार, तो उन्होंने कहा नहीं कपिल ठीक था। ये आप कौन होते हैं ठीक और सही बताने वाले? नहीं, लेकिन मनीष जी, डॉक्टर कफील पर हाईकोर्ट ने कहा कि ये कार्रवाई और जो धारा लगाई गई है वो गलत लगाई गई है। हाईकोर्ट ने दिया है। मैं बताता हूं, हाईकोर्ट ने कहा। जी एक सेकंड अनिल जी, मैं पूछ रहा हूं सवाल, एक सेकंड आप रुकिए। कोर्ट का बयान मैं बता देता हूं। हाँ। इनसे कहिए शांत रहिए, फंस चुके हैं अब। हाँ। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने एनएसए की धारा पे उसने इस आपत्ति को लगाया है, उसके बयान को जस्टिफाई नहीं किया है, केवल एनएसए की धारा पे लगाया है ये बात। और एनएसए की धारा दिसंबर से लेकर 4 बार एक्सटेंड हुई है, तब हाई कोर्ट ने कहा इस बात को, यानी 3 बार जमानत को हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट किया था उसकी। तो देखिए बिल्कुल है, जो एनएसए की धारा में प्रावधान है कि 3 महीने तक गिरफ्तारी हो सकती है, इसे बढ़ाया भी जा सकता है, उसके बाद ये मुद्दा उठा। लेकिन सवाल वही है मनीष जी, हमारा आज का हमारा सवाल भी यही है। 4 बार दिसंबर से बिल्कुल, मैं उस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूं, तभी गिरफ्तार था। मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन सवाल यही कि जब ऐसे मंचों से कोई छात्र है, कोई डॉक्टर है, अलग अलग तरीके से आरोप लगाए जाते हैं कि ये गलत बयानबाजी करते हैं, भड़काते हैं, तो फिर अशोक सिन्हा जी क्या समझा जाए? क्या आईएसएस यही सॉफ्ट टारगेट है जो भारत की तरफ नजर गड़ाकर बैठा है? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुत्व की विचारधारा पर चलने वाला संगठन है और हिंदुत्व की विचारधारा यह कहती है कि कोई भी व्यक्ति अपने पंथ, मजहब, संप्रदाय के माध्यम से वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है या मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यही हिंदुत्व की विचारधारा ने 623 ईस्वी सन में, जब मोहम्मद साहब जिंदा थे, अरब के व्यापारी कालीकट में आते थे केरल में, तो उनकी इबादत के लिए मस्जिद बनवाई गई। हिंदू राजा ने बनाया, वहां मस्जिद बनी 623 ईस्वी सन में, और वह दुनिया की अरब के बाहर बनने वाली पहली मस्जिद थी। इसी प्रकार से आप देखें कि जामनगर है गुजरात में, वहां पर यहूदी लोग आए, उनके लिए स्वागत किया है यहाँ के हिंदू समाज ने। तो हिंदू समाज का मानना है कि जैसा अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि यह जीवन पद्धति है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इस जीवन पद्धति में किसी भी प्रकार का दुराव या किसी प्रकार का संघर्ष, इसकी गुंजाइश नहीं है। परंतु शर्जिल उस्मानी ने जो कहा, अब देखना पड़ेगा कि शर्जिल कोई बेपढ़ा लिखा मुसलमान नहीं है, वो पढ़ा लिखा मुसलमान है, पीएचडी का स्टूडेंट है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। देखना यह पड़ेगा कि वो पढ़ता क्या है, उसकी विचारधारा ये पनपी कहां से और कहां से उसको खाद पानी मिल रहा है। ये 2 चीजें गौर करने की हैं। जब अब देखिए, हम लोगों ने धर्मों को, पूरे विश्व के धर्मों को 2 भागों में बांट दिया है। एक को सिमेटिक धर्म कहते हैं, एक को हिमेटिक धर्म कहते हैं। सिमेटिक यानी कि बंद धर्म, जिसमें एक किताब होती है, किताब में जो चीज लिख दी गई वो परिवर्तित नहीं हो सकती, कामा फुल स्टॉप नहीं बदला जा सकता। अल्लाह या ईश्वर या गॉड के बीच में एक पैगंबर होते हैं और पैगंबर की उपासना की जाती है, फिर उसके माध्यम से अल्लाह तक पहुंचा जाता है। यह एक सिद्धांत है, एक विचार है। उस विचारधारा में इसमें क्रिश्चियनिटी भी आती है, इसलिए इस्लाम भी आता है। ये बंद विचारधारा में ये कहते हैं कि ईश्वर का आदेश है या अल्लाह का आदेश है कि जो हमारे रास्ते पर चलता है वो अल्लाह की पार्टी का है, और जो हमारे रास्ते पर नहीं चल रहा है, जो हमारी विचारधारा का नहीं है, वो शैतान की पार्टी का है। अशोक जी, हम तो यही समझ रहे हैं कि ये कौन बता रहा है कि बाबरी वहां बनाएंगे? ये कौन दे रहा है, ये कौन बता रहा है? नहीं, देखिए, ये बाबरी मस्जिद की बात कहना इस समय में एक तो सुप्रीम कोर्ट की सीधे सीधे अवमानना है, मैं बता दूं आपसे, और दूसरी बात यह कोई देशद्रोह भी है। ये किसी के धर्मस्थल को तोड़ना, जो औरंगजेब ने किया, जो बाबर ने किया, वो अगर कोई यहां दोहराना चाहेगा
तो अब समाज इतना कमजोर नहीं, वो चोरी ठीक बन है। के नहीं बैठा हुआ है। बिल्कुल, हम एक छोटे से और ब्रेक के लिए यह रुक भी रहे मैं हैं। बता अशोक जी, दूं ब्रेक का कि वक्त हो गया यहाँ है। इस प्रकार और वसीम के रिजवी साहब ने जो बिलगा- बात उठाई है मंदिर की, जब बात हो रही है तो उनका कहना है बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहां तोड़कर मस्जिद बनाई गई, क्या वो भी हिंदुओं को सौंप दिए जाने चाहिए? ब्रेक के बाद इसी सवाल के साथ लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं।
और सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। सबसे पहले मैं रफीक साहब आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि वसीम रिजवी साहब कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं जो मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हैं, तो उन्हें भी सौंप देना चाहिए। रफीक साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मनीष शुक्ला जी, आप क्या कहेंगे? वसीम रिजवी साहब कह रहे हैं कि सौंप देना चाहिए जी। संतों ने भी अभी मांग उठाई है कि काशी और मथुरा हमें चाहिए। देखिए हिंदुस्तान का कानून और संविधान सभी को इस बात की इजाजत देता है कि वो कोई भी मांग कर सकता है, अपने विचार प्रकट कर सकता है। और वसीम रिजवी जी ने एक बात कही है, अखाड़ा परिषद ने भी इस मांग को रखा है और निश्चित रूप से लोगों के अपने भाव हैं वो लोग प्रकट कर रहे हैं। क्या शर्जील इमाम जैसे लोग उस पे अगर इसीलिए बयान देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इधर से अगर मंदिर की बात की जा रही तो हम मस्जिद की बात कर देते हैं? नहीं, देखिए शर्जील उस्मानी हो, अभी प्रयाग की जो हीर खान जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जो देवी देवताओं के प्रति अपशब्दों का प्रयोग कर रही थी, उसके ऊपर जब जांच हुई तो पाकिस्तान तक से कनेक्शन उसका निकला। शर्जील उस्मानी की भी जांच होगी, गिरफ्तारी होगी, FIR होगा। और देखिए ये देश तोड़ने की बात है। 2-3 चीजें बहुत आपत्तिजनक शर्जील उस्मानी ने कही है और मैंने पहले राउंड में उस बात को कहा, मैं फिर से कहूंगा। एक तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना कर रहे हैं शर्जील उस्मानी। दूसरी बात, वो लगातार जो बाबरी फिर से बनाएंगे जो स्लोगन दिया है, वो हिंदुस्तान में बाबर और औरंगजेब का युग वापस लाने की बात। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं इस चर्चा में मनीष जी, ये जो स्लोगन है ये जैश ए मोहम्मद ने भी दिया है और मसूद अजहर ने भी इस तरीके का स्लोगन दिया। इसलिए फिर वो सवाल खड़े हो जाते हैं कि NIA की जो जांच कहती है कि बहुत सारे राज्यों पर ISIS की नजर है युवाओं को बरगलाने की। मोहम्मद रफीक साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप तो खुद इस्लामिक स्कॉलर हैं। क्या आपको लगता है कि ISIS इस बात का फायदा उठाकर मुस्लिम युवाओं को बरगला रहा है? मेरी समझ में पहली बात तो यह है कि मैं काफी देर से हूं, आवाज आपकी नहीं आ रही थी हमको, लेकिन हमें थोड़ी 2 मिनट सुन लीजिए। हाँ, ये ISI या दूसरी जो तंजीमें हैं जो आतंकवाद का जिनके ऊपर ठप्पा लग चुका है, इनकी इतनी हिम्मत कैसे है कि आपके देश के नौजवानों को वरगला करके लेके चले जाएं? सिर्फ कह देने से क्या फायदा है इससे? हम 1 अरब 35 करोड़ मुल्क लोगों के का ये रहने वाला मुल्क है। ये यहाँ पर ये चंद दूसरों के सिक्कों पे पलने वाले आतंकवादी जो है, इनके लोग जो हैं, इनकी तंजीमें जो हैं, वो आपके देश के नौजवानों को कैसे वरगला के ले जाएं? आप देखिए ना, क्यों जाते रहे ये? आप देखिए कि हमारे अंदर तो कहीं कोई कमी नहीं है, क्यों हमारे घर का भी हमसे छीना जा रहा है? आप देखिए, आप शर्जील इमाम, किसने कहा कि शर्जील इमाम के साथ कोई मुरब्बत कीजिए? लेकिन शर्जील उस्मानी, मैं रफीक साहब आपको टोक रहा हूं इसलिए, मैं आपको रोक रहा हूं इसलिए क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा सर, ये मेरा कहना नहीं है, ये NIA का कहना है और संसद में बाकायदा इस बात को कहा गया है कि एजेंसीज की नजर है उन ग्रुप्स पर जो ऐसी हरकतें करती हैं। मिर्दुल साहब, मैं जो कह रहा हूं उसको सुन लीजिए। हाँ। हम लोगों को बुलाते हैं तो सबको हम भी सामाजिक लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, हमारी भी बात सुन लीजिए। हाँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमने कहा चाहे वो शर्जील इमाम हो, चाहे वो परिज्ञा ठाकुर हो, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो ABCD कोई भी हो, हाँ। जो हमारे देश को तोड़ने की बात। बिल्कुल, मैं इस पर एक कमेंट देना चाहता हूं। रफीक साहब, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही इसलिए। वसीम रिजवी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। रफीक साहब बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जैसा मुस्लिमों का नाम लिया जा रहा है वैसे ही उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो हिंदू धर्म से आकर लोगों को भड़काते हैं। क्या इनका कनेक्शन करना ठीक है वसीम रिजवी साहब? देखिए, मेरा हमेशा से बात का यह कहना रहा है कि अपनी गलतियां खुद अपने आप देखो, किसी दूसरे को टारगेट मत करो। अगर प्रज्ञा ठाकुर या कोई भी हिंदू समाज का व्यक्ति अगर कोई ऐसी गतिविधियां कर रहा है तो उनके जो समाज के जिम्मेदार है उनको ये बात देखनी चाहिए। हम अगर उन पर उंगली उठाएंगे तो ये तासुब की बात आएगी।
हमको उंगली उठानी है। हमको ये चाहिए कि ये शहरील क्या कर रहा है, ये असदुद्दीन ओवैसी क्या कर रहा है, हमको ये देखना चाहिए। हमको इसीलिए अपने अपने दायरे में रहकर अपनी अपनी चीजों को अगर हम ठीक कर लेंगे तो दूसरे पर आवाज उठाना ये ठीक नहीं है। अगर वो गलत है तो उनके समाज के लोग उनको जिम्मेदार ठहराएंगे, आपके समाज के लोग जिम्मेदार। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस और ओवैसी ही इनको भड़का रहे हैं? देखिए साहब, कांग्रेस का इतिहास रहा है कि आजादी के बाद से कांग्रेस ने हिंदुस्तान में कट्टरपंथी मुसलमानों को बढ़ावा दिया है सिर्फ अपनी राजनीति के लिए। वसीम रिजवी साहब, आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं? वारिस साहब कहिए। बात करूं सुनिए, मैं कह सकता हूं। पहले इस पर कमेंट, फिर आपके बाद वापस आ रहा हूं मैं। कहिए रफीक साहब। जी, क्या पूछा आपने? वसीम रिजवी साहब ने कहा कि अपने गिरेबान में खुद को झांकना होगा ना, पहले दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखता है। प्रज्ञा ठाकुर क्या कर रही है वो कोर्ट तय कर लेगा। गिरेबान में झांकते झांकते तो यहां पहुंच गए हैं, इनको भी हर चीज का जवाब देना पड़ेगा। बिक जाइए, किसी के लिए इसका गम नहीं, लेकिन जमीर और ज़र्फ का सौदा न कीजिए। इनसे पहले पूछिए कि अपने गिरेबान में झांक करके देखें। मैं पूछ रहा हूं, शर्जील इमाम या कोई भी ABCD, हम उसके लिए कोई मुरवत नहीं चाहते हैं। बार बार वही शर्जील उस्मानी, शर्जील उस्मानी, शर्जील उस्मानी। आप क्यों नहीं बात करते हैं कपिल मिश्रा की? क्यों नहीं बात करते अनुराग ठाकुर की? इन्होंने कहा कि शर्जील इमाम बहुत पढ़ा लिखा है, तो क्या अनुराग ठाकुर जाहिल है? क्या कपिल मिश्रा जाहिल है? मेरे कहने का मतलब, मैं मनीष शुक्ला जी से इसका एक जवाब लेता हूं। वसीम रिजवी साहब, फिर आपके पास आ रहा हूं, इसके बाद अनिल जी आपके पास आ रहा हूं। मनीष शुक्ला जी, वो कह रहे हैं कि आप कार्रवाई में विरोधाभास करते हैं, आप एक तराजू में नहीं तोलते। देखिए मृदुल जी, देखिए मृदुल जी, मैं स्वयं जवाब देना चाहता था। जवाब इसलिए मैं देना चाहता था कि आज डिबेट शर्जील उस्मानी के ट्वीट पे है, और जब उसको किसी से कंपेयर किया जाता तो मेरा स्पष्ट आरोप है कि मामले को डाइल्यूट करने का प्रयास होता है। जब जिसके जिसके विषय में इस तरह की बातें आई तो आपने, हमको लगता है डिबेट तो सब पे कराई है, उस दिन उस पर डिबेट हो गई है, आज शर्जील उस्मानी पे हो रही है। अभी साहब कह रहे थे कि ऐसे लोग कैसे बरगलाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान के ही यूथ को नहीं बरगलाया जा रहा है, धर्म के नाम पर अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, तमाम देशों में इस तरह से चीजें चल रही हैं और लोग बरगलाए जा रहे हैं। चूंकि अभी सिन्हा जी ने जो बात कही कि जब बंद किताब पे ही सारी चीजें डिपेंड है, तो आदमी उसके ऊपर सोचने को अगर नहीं तैयार है तो ऐसी जगहों पे बरगलाना आसान होता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका मेन थीम यही है जो सिन्हा जी ने कहा कि मौलाना जो कह रहे हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर कह रहे हैं, उसका जवाब सिन्हा जी की अगर बात को आप मिलाएंगे मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूं। आपका कहना है कि हर मुद्दे पर बातचीत हो रही है, बरगलाने का काम जो है हर देश में किया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल है कि ISS यानी IS की नजर इस समय, जहां पहले हम अगर केरल देखें, तमिलनाडु देखें, कर्नाटक देखें, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, ऐसी जगह पर भी है IS की नजर। और अनिल जी, एक सेकंड में अनिल जी से जवाब ले लेता हूं, उसके बाद वसीम साहब आपके पास आ रहा हूं मैं। अनिल जी, फिर सवाल यह खड़ा होता है कि ओवैसी हैं जो ये काम करते हैं लोगों को दूसरे ट्रैक पर लाने का, फिर वसीम रिजवी कहते हैं कांग्रेस भी है, घूम फिर के बात आप पर ही क्यों आ जाती है? ये देखिए, दूसरे के ऊपर आक्षेप करना वो राजनीतिक स्टंट है। मैं मृदुल जी एक बात कहता हूँ, इस देश को संविधान के अनुसार चलाइए, एक तराजू रखिए और उस तराजू पे जो गलत हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों को एक तराजू पे तौलिए। अगर ये नहीं करेंगे आप तो दूसरे के अंदर आप शर्जील उस्मानी पे भी कुछ कह दीजिए अनिल श्रीवास्तव जी पर। आक्रमण सुनिए, हम कह रहे हैं कि शर्जील उस्मानी को जेल में डालिए, उनके ऊपर कार्रवाई करिए, आप ओवैसी पर कार्रवाई करिए, लेकिन अनुराग कफील और कफील के लिए क्यों प्रियंका जी रोने लगती हैं? कफील अगर गलत बोलेंगे तो उनका भी करो। बाटला हाउस कांड के जो आतंकवादी हैं उनके लिए सोनिया जी रात भर नहीं सोती हैं। अरे हमने थोड़ी कहा, सलमान खुर्शीद जी ने कहा था बाटला हाउस कांड के बाद की सोनिया जी रात भर सो नहीं पाई, रोती रही। आप 1 लाख गलती करिएगा, आप 1 लाख गलती करिएगा और
फिर आप टाल दीजिएगा कि सोनिया गांधी ने ये कहा, प्रियंका वाड्रा ने ये कहा। आप जो गलतियां करते उसकी लिस्ट बनाइए। अभी दिल्ली दंगे का जो आया है परिणाम देखिए, किन लोगों को छोड़ा गया। अरे मैं कह रहा हूं, ठीक है, किसी के लिए कोई आंसू बहाता है, ये कोई गलत बात नहीं। ऐसे कैसे अनिल साहब, अनिल श्रीवास्तव जी, ऐसे कैसे आंसू बहाते हैं? कौन किसके लिए आंसू बहाता है? जो करीबी होता है उसके लिए तो आंसू निकलते हैं। और दिल्ली दंगों में भी कांग्रेस के पार्षद इरशाद इशरत ने किया है पिस्टल खरीदी। कांग्रेस के पार्षद इशरत ने पिस्टल खरीदी। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ था। इधर आप जो कर रहे हैं, जो पार्शियलिटी कर रहे हैं, मैं अशोक जी को इस चर्चा में लेकर आना चाहता हूं, क्योंकि उनका कहना था कि इस तरीके से अब जब दंगों की बात निकली है तो आप देखिए बहुत सारे ऐसे लोग भी दंगों में जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, जो पहले कई मसलों पर। एक सेकंड अनिल जी, एक सेकंड अनिल जी, मैं वही सवाल पूछना चाह रहा हूं। जब दंगों की बात आती है, अभी हाल ही में उमर खालिद पर किस तरीके से इल्जाम लगे, किस तरीके से चार्जशीट आई, तो क्या अशोक सिन्हा जी, एनआईए की जो जांच है वो ये बताती है कि अब उत्तर भारत की तरफ आईएसआईएस की नजर है? अरे भाई, आईएसआईएस का नाम आप ले रहे हैं, इसने तो कई मुस्लिम मुल्कों को ही तबाह कर दिया। उसने एकदम रुइन कर दिया, तोड़ करके बिल्कुल बर्बाद कर दिया। सीरिया है और बाकी सारे कंट्रीज हैं जहां पर की आबादी अब बहुत कम रह गई और इतने लोग मारे गए हैं। तो आईसिस का क्या तुलना आप कर रहे हैं? वो जो कुछ कर रहा है वो सरकार उससे निपटेगी। उसके लिए देश का संविधान, उसके लिए देश का कानून बना हुआ है। और ये बात सही है, मैं इस बात से सहमत हूं कि जब देश सेकुलर है तो यहां एक कानून होना चाहिए। चाहे जो भी देश के द्रोह में बात करे, चाहे वो कोई भी धर्म पंथ संप्रदाय का हो, वो उसके खिलाफ एक कानून से होना चाहिए, निपटना चाहिए उसको। अब सवाल यह है कि जब एक कानून बनाने की बात की जाती है कि पूरे देश में, जब सेकुलर देश है तो एक कानून होना चाहिए। सेकुलर में फिर 2-3 कानून क्यों चलेंगे? तो ये इस प्रकार की बात का फिर विरोध होने लगता है राजनीतिक स्तर पर। बहुत से राजनीतिक पार्टियां खड़ी हो जाती है कि नहीं साहब, ये कॉमन सिविल कोड नहीं, ये तो केवल बीजेपी का एजेंडा है और वो लागू करना चाहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस देश को एक संविधान के अनुसार चलाइए, एक कानून से चलाइए। और यदि कपिल मिश्रा का खड़ा किया जा रहा है शर्जील उस्मानी के खिलाफ उनके बराबर, या साध्वी प्रज्ञा को खड़ा किया जा रहा है, तो क्या साध्वी प्रज्ञा ने या कपिल मिश्रा ने यह कहा कि हम ज्ञानवापी मस्जिद जाके तोड़ देंगे? क्या उन्होंने कहा कि मथुरा का मस्जिद तोड़ देंगे? कहा है क्या? बताइए रफीक साहब। ये कह रहा है कि हम वहां राम मंदिर तोड़ देंगे, तो उसकी तुलना उससे क्यों कर रहे हैं? मैं किसी चीज की जो टॉपिक बंद हो गया उसको खोलना नहीं चाहता हूँ। अभी ये कह रहे थे कि कौन वो शर्जील उस्मानी, कौन, मैं नहीं जानता हूँ। कह रहे थे कि वो सुप्रीम कोर्ट के उसका सम्मान नहीं, असम्मान कर रहा है, फैसला हो गया। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल कर रहा है, उसको टॉपिक को बंद कर देना चाहिए। लेकिन अगर अदालत के अपमान की बात है तो क्या सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा कल्याण सिंह ने दिया था, गवर्नमेंट ने दिया था कि हम बाबरी मस्जिद को गिरने नहीं देंगे, तो अदालत की अवहेलना नहीं हुई, वो असम्मान नहीं हुआ था? मैं कहता हूं इसको क्यों खोद रहे हैं? जो बात उसके लिए सजा मिली उनको, उसके लिए सजा मिली उनको, कल्याण सिंह को सजा मिली थी। शर्जील उस्मानी या किसी के ऊपर इस तरह से क्यों उसको खोद रहे हैं? उनको बकरे दीजिए। आप आईएसआईएस की बात करते हैं। नहीं सर, वही तो कह रहा है ना खेलिए। ऐसे कैसे रफीक साहब, क्या जिसके मुंह में जो आएगा वो बक देगा? मतलब आपका कहना ये है वो कहते रहे, कुछ भी कहते रहे। सवाल तो यही है कि एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया, अरे बार बार थोड़ी कहेंगे। एएमयू में वो छात्र हिंसा में उन पर भड़काने का आरोप लगता है, फिर अब ये पोस्ट कर दिया। उनका कोई नहीं सुनेगा, मुंह बंद हो जाएगा। मैं कह रहा हूं हम लोग एक होकर के, हिंदू मुस्लिम सब एक होकर के, हम चाइना से लड़े भाई, हम भारत देश में ही अपने लोग लड़ रहे हैं। तो सर के लिए सरकार लिए ये बाबरी मस्जिद को रिबिल्ड करने की बात कौन लिख रहा है? कौन लिख रहा है? यही तो हम पूछ रहे हैं। साहब सुनिए, अभी आप बता रहे हैं वसीम साहब को बड़ी जल्दी चोट लग गई, प्रियंका ने उनसे ये कह दिया। अरे प्रियंका ने कह दिया, कोई प्रज्ञा ठाकुर की प्रशंसा करता है तब आप नहीं कहते हो? और अगर कोर्ट ने कफिल प्रज्ञा ठाकुर पे केस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना सर। आप कह रहे हैं ना कि सर धार्मिक बातों को भी कहना,
मैं वही कह रहा हूं मनीष जी, वो कोर्ट तय करेगा। हमारे देश में कोर्ट सब कुछ तय कर रहा है। वसीम रिजवी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं रफीक साहब आपकी बात पर। कफील को निर्दोष नहीं कहा है कोर्ट ने। सुनिए मेरी बात, एनएसए को उन्होंने कार्रवाई को गलत करार दिया है। भाई तो निर्दोष है क्या? वो उन्होंने कुछ नहीं करा था। एक धारा एनएसए, उसको उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने केवल एनएसए हटाई है। पैनलिस्ट भाइयों, मैं आपको आदाब करता हूं, नमस्कार करता हूं, सलाम वालेकुम करता हूं। तोड़ने की नहीं, जोड़ने की बात करो यार। हम सब एक हैं, यहीं का पानी पीते हैं, यहीं है रहते हैं। क्यों रात दिन खाली एक ही वर्ग के पीछे पड़े हुए हैं? यही तो सवाल है सर। आप इधर से, आप रफीक साहब देखिए, आप जो बात कह रहे हैं, मैं वसीम रिजवी साहब के पास इसलिए जा रहा हूं क्योंकि वो बता रहे हैं कि सब पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। कोई रफीक साहब पर ही सवाल नहीं है, सवाल उस पर है जो गलत कर रहा है। वसीम साहब जी देखिए, मेरा कहने का मतलब शुरू से ये रहा है कि जितने भी हिंदू मुसलमानों के विवादित मामले हैं, जिस पर लोग हवा देकर फसाद कराते हैं, तासुब को पैदा करते हैं, वो खत्म होने चाहिए, पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। चाहे काशी हो चाहे मथुरा हो। अब मुंह से आवाज निकलती है काशी मथुरा की, लोग जो है गाली बकने लगते हैं। वसीम आप बढ़ा रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं, इसको सिर्फ आप बढ़ा रहे हैं। आप बढ़ा रहे हैं, अब आप लेने के लिए क्या होगा? आप बढ़ा रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं, को तोड़कर बनाई गई है। सुलह समझौते से आपस में बैठकर इस मामलों को नस्लन बानस्लन आने वाली नस्लों तक के लिए खत्म कर देना चाहिए। इन झगड़ों को खत्म कर देना चाहिए। आप अपनी नस्ल को जो देख जा रहे हैं, इसका खामियाजा पूरा। तो फिर यही तो देखिए मोहम्मद रफीक साहब, अब उन्होंने बात बोली नहीं कि आपने उन्हें पिंग किया। सवाल यही ना कि जरा सा बोलने पर ही इतना हो जाता है, फिर आप कह रहे हैं कि अगर कोई बोले तो उस पर ध्यान मत दो। कई छात्र उसके पीछे खड़े रहते हैं। इसलिए हम पूछ रहे हैं ना कि ये आईएसएस का जो प्लान है ये किसके लिए है? क्या ये उन युवाओं के लिए तो नहीं है? क्योंकि आईएसएस जो अभी आईसिस की जो अभी तक खुलासा हुआ है एनआईए की जांच में, वो ये बता रहा है कि जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लिंक मिले हुए हैं। मनीष जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, जब ये लिंक सामने आए हैं तो सरकार की जिम्मेदारी, इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जमानत पर बाहर है उस्मानी जैसे लोग और फिर ऐसी पोस्ट भी करते हैं। देखिए, सरकार चौकन्नी है और लगातार आईएस हो या अन्य संगठन हो, पीएफआई हो, उत्तर प्रदेश में सबकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। और एक भी आतंकी या इस तरह की घटना को अंजाम देने के पहले लोग दबोचे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, सखिंचों के पीछे भेजे जा रहे हैं। और निश्चित रहिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ की सरकार सक्षम सरकार है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां और पुलिस में समन्वय है। और आप सबको यह ध्यान होगा कि 19 मार्च 2017 के बाद इस तरह की कोई वारदात होने के पहले ही गिरफ्तारी कर ली गई या उसका भंडाफोड़ कर दिया गया। मैं एक सवाल और करना चाहता हूं, क्योंकि अनिल श्रीवास्तव जी लगातार एक और बयान आया है, क्योंकि हम देखते हैं कि शर्जिल उस्मानी जब उस वक्त वो एएमयू में गिरफ्तार होता है तो भी उस पर सवाल खड़े होते हैं। अब कहा जा रहा है कि उसकी बात पर ध्यान ना दें। ऊपर से वसीम रिजवी साहब कह रहे हैं कि ये जो शह मिलती है वो राजनीतिक मिलती है। तो किससे शह मिल रही है? देखिए, किससे शह मिल रही है, हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो। जो शह दे रहा होगा वो भी सामने आ जाएगा। आप जो गलत कर रहा है, मेरी एक बात समझ लीजिए मृदुल जी, मैं एक बात पे अपने अडिग हूं कि जो भी गलत कर रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, उसको दंड मिलना चाहिए, तो चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। और बाकी और मस्जिद और मंदिर तोड़ने की बात हो रही है, ये लोग गलत बयान कर रहे हैं। अब सन 49 के बाद पहले की कोई भी बात को अब कानून द्वारा बाधित कर दिया गया संसद से, और वो संविधान में है, उसके लिए संविधान बदलना पड़ेगा। ये जो बात कर रहे हैं ये लोग, ये सिर्फ भड़काने की बात है, कुछ नहीं हो सकता। यही सवाल है कि सर ये भड़का कौन रहा है और किसके कहने पर भड़काया जा रहा है। हम यही पूछ रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर
ऐसी किसी की हिम्मत नहीं है कि मुंह उठाकर पोस्ट कर देगा। तो इसके पीछे क्या कोई विशेष विचारधारा काम कर रही है? थोड़ा सा वक्त कम है अनिल जी, मैं आपकी बात मान रहा हूं। कानून के मुताबिक सभी को एक तराजू में तौलना चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी।